तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस हिस्ट्री के लेक्चर में एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ इतिहास का, जिसका विषय है मौर्य वंश। मतलब आज मैं इस वीडियो में आपको मौर्य वंश के बारे में एक संपूर्ण जानकारी दूंगा। मतलब मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी पत्नी का नाम था कार्नेलिया। मतलब कार्नेलिया यह मौर्य महल के अवशेष कुम्हारपट्टनम में मिलते हैं। यूनानी लोग जो चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते थे सेंट्रोपोटस इनका नाम था। ठीक है, इनको 300 बीसी में राजगद्दी पर बैठा। 305 में इन्हें सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई की और इसे मतलब दहेज में 4 प्रांत मौर्य ने 4 प्रांत मिले। उसके बदले में इसने 500 हाथी दान में दिए थे, मतलब अपने जहाँ इसकी शादी हुई थी। यूनानियों को भारत के बाहर का इसने ही निकाला। मगध के विनाश में हाथियों का इसने यूज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा जो अंतिम समय में यह जैनी बन गया था और जो इसके गुरु थे उनका नाम था गुरु भद्रभाव। इसने क्या काम करा, जो शरणन वेल गोला में मतलब उपवास के कारण जो संलेखना विधि के नाम से भी जानी जाती है, उससे इसकी मृत्यु हुई थी। मतलब इसने वही अपनाई थी अपनी देहांत के लिए। अब बात करूं तो एक और महत्वपूर्ण लोग आते हैं चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, सप्तांग सिद्धांत दिया और विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी इसके दरबार में रहते थे। अब इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है मेगास्थनीज। ठीक है, जो निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और वो 6 साल रहा। वो मतलब 299 से 305 बीसी तक। इसने भारत की सामाजिक स्थिति पर एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। और इसके अनुसार भारत जो था 7 भागों में विभक्त था। बात करूँ तो तक्षशिला की, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, वर्तमान में यह रावलपिंडी में है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सिंध व झेलम के मध्य युद्ध लड़ा गया। चाणक्य ने यहाँ शिक्षा दी और वह चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपनी मतलब शिक्षा व अभ्यास किया था। जिसके बाद में अब उसका पुत्र आ जाता है राजगद्दी के लिए, जिसका नाम था बिंदुसार, जो 299 से लेकर 272 तक इसने शासन किया। इसका टाइम पीरियड बहुत ही खास था, आप देख सकते हैं। मैंने सभी को मतलब नोट किया हुआ है आपको समझाने के लिए पहले से ही। इसका जो दूसरा नाम था उसका नाम था अमित्र घात, इसका दूसरा नाम था, जो बहुत अधिक फेमस था। मतलब और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मतलब ये आजीवक संप्रदाय उस टाइम हुआ करता था, यह उसका अनुयायी था। इसके दरबार में डायमैक्स, मैग्नेसी आदि इसके दरबार में रहते थे। तक्षशिला में अशांति को कुचलने के लिए अशोक को इसने भेजा था कि उसको वहाँ जाकर बदल ले। ठीक है, अशोक मतलब बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र का हुआ, जिसका नाम था अशोक, जिसको बोला जाता था देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी व इसकी 2 पुत्र थी, संमिश्रा व चारुमती। राज्याभिषेक इसका हुआ था 299 बीसी में। मतलब बिंदुसार की मृत्यु 272 में हुई, अतः 272 से लेकर 269 तक इसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। मतलब सब बेकार थे। और इसने जो कलिंग का आक्रमण किया था 261 में किया था। और जो उस टाइम जो कलिंग का राजा था उसका नाम था खार खेल। अशोक का धर्म, अशोक ने पहले जो था मतलब इसने ब्राह्मण धर्म था पहले ही, फिर इसने बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, जिसका नाम था वो उपगुप्त भिक्षुक। इसने जो क्या काम करा, यह अपने जो इसका राज्यारोहण हुआ था, मतलब राज्याभिषेक हो गया, उसके भी 10वें वर्ष गया था ये बौद्ध गया, और जो 20वें वर्ष था वो गया था लुम्बिनी, मतलब बाद में गया था। अब इसने क्या काम करा, अब ये बुद्ध धर्म जैसे इसने अपना लिया, तो इसने सोचा कि क्यों ना इन धर्म की प्रचार भी किया जाए। तो इसने धम्म महामृत पद अधिकारियों की नियुक्ति की। वह महेंद्र व संघमिश्रा को श्रीलंका भेजा, मतलब बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख की जो भाषा है वो ब्राह्मी में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो इसने अपनी लैंग्वेज बसाई गई है। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुल दोवा सूत्र से ली है। अब बात करूँ तो इसके और बारे में, तो प्रथम अभिलेख जो था जिसमें बात की गई है जीव की हत्या की निंदा की गई है। जो 13वां अभिलेख है उसमें इसने कलिंग का वर्णन किया कि कलिंग कैसा था, मतलब अपने टाइम पे कलिंग कैसा था।
बात करूँ तो इसका एक भव्य अभिलेख जो बहुत अधिक फेमस रहा, जिसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म, संघ का वर्णन किया गया है। अब बात करें तो स्तंभ लेख, जिनके 7 कुल 7 हैं वे, जैसे एक सबसे फेमस है दिल्ली टोपरा, जो जिसकी खोज जो की थी जेम्स प्रिंस ने की थी 1857 में। मतलब ये सबसे पहला था अभिलेख जिसको पढ़ा जा सकता था, ठीक है। फिर एक है दिल्ली से मेरठ, जो पात द्रटे फैंगलर ने सबसे पहले इसको खोजा था। एक इसके बाद में आ जाता है इसका प्रयाग स्तंभ लेख, जो रानी का अभिलेख भी जिसको बोला जाता है, रानी करुणावाकी। कौशाम्बी अभिलेख, अभिलेख बाद में इसको समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रस्तुति या जहांगीर व बीरबल के मतलब संदर्भ में बोला गया था। लघु स्तंभ लेख, सांची का स्तंभ जो था वो एक लघु मात्रा है, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, जो बुद्ध का है। सारनाथ का, जहाँ से 4 शेर, 4 पशु, गज, अश्व, बैल, मतलब ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है वो। तो आपको याद रखने के एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और सिंह की आकृतियाँ हैं। और जो ये जो है ना, ये जो आपका सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, वो भारत सरकार, मतलब जो भारत सरकार है उसने भी वो लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार का स्तंभ चिन्ह वही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो बृहद्रथ जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, मतलब यहाँ पर इनका एंड हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने आज इस वीडियो में अशोक के बारे में अच्छे से जाना, वो मतलब बुद्ध धर्म उसने कैसे अपनाया। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आता हूँ।